सुप्रभात, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं सुबह 9 बजे। अगले आधे घंटे में आपके पास होंगी तमाम अहम खबरें। मैं हूं आपके साथ प्रीति सिंह। आइए शुरुआत करते हैं मुख्य समाचारों के साथ। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू आज फ्रांस में विलर्स कोस्लॉ में इंडियन वॉर मेमोरियल का करेंगे उद्घाटन। प्रथम विश्व युद्ध में भारतीय सैनिकों की भूमिका पर प्रदर्शनी का भी करेंगे दौरा। फ्रांस पहुंचने पर पेरिस में भारतीय समुदाय को किया संबोधित। विदेशों में रहने वाले देशवासियों से न्यू इंडिया के निर्माण में सक्रिय योगदान देने की अपील। पेरिस पीस फोरम से इतर करेंगे कई द्विपक्षीय वार्ता। छत्तीसगढ़ में आज शाम थम जाएगा पहले दौर का प्रचार। बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह आज जारी करेंगे पार्टी का घोषणा पत्र। कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी जगदलपुर में रैली को करेंगे संबोधित। मध्य प्रदेश और मिजोरम में नामांकन का काम पूरा। चुनाव आयोग ने 12 नवंबर से 7 दिसंबर तक एग्जिट पोल पर लगाई रोक। दिवाली के तीसरे दिन भी खतरनाक स्तर पर दिल्ली में वायु प्रदूषण। राजधानी में कई जगहों पर एयर क्वालिटी इंडेक्स 420 के पार। भारी और मध्यम भारी वाहनों के दिल्ली में दाखिले पर रोक जारी। श्रीलंका में गहरा राजनीतिक संकट। राष्ट्रपति मैत्रीपाला सिरिसेना ने तय समय से करीब 2 साल पहले भंग की संसद। 5 जनवरी को चुनाव का किया ऐलान। ताजा घटनाक्रम पर अमेरिका ने जताई चिंता। महिला T20 मैच में शतक लगाने वाली पहली भारतीय बनी हरमनप्रीत कौर। पहले मैच में भारत ने न्यूजीलैंड को दी 34 रनों से मात। 11वीं एशियाई एयरगन चैंपियनशिप में निशानेबाज मनु भाकर और सौरभ चौधरी की जोड़ी ने 10 मीटर एयर पिस्टल मिक्स टीम स्पर्धा में जीता स्वर्ण। बुलेटिन की शुरुआत उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू के फ्रांस दौरे से जुड़ी खबरों के साथ। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू फ्रांस के 3 दिवसीय दौरे पर हैं। फ्रांस में वो प्रथम विश्व युद्ध की समाप्ति के 100 साल पूरे होने पर आयोजित कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। वो इस समारोह में भारत का प्रतिनिधित्व करेंगे। उपराष्ट्रपति आज विलर्स कोस्लॉ में इंडियन वॉर मेमोरियल का उद्घाटन करेंगे और प्रथम विश्व युद्ध में भारतीय सैनिकों की भूमिका पर प्रदर्शनी का भी दौरा करेंगे। भारत प्रथम विश्व युद्ध में सबसे ज्यादा सैनिक भेजने वाले देशों में एक था। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू प्रथम विश्व युद्ध समाप्ति समारोह के तौर पर फ्रांस सरकार की ओर से आयोजित पेरिस पीस फोरम में शामिल होंगे। इस कार्यक्रम की अध्यक्षता फ्रांसीसी राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों करेंगे। इसका मकसद अंतर्राष्ट्रीय सहयोग, शांति और सुरक्षा, पर्यावरण, विकास, डिजिटल और नई प्रौद्योगिकियों के क्षेत्रों में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को और बेहतर बनाना है। इस फोरम में दुनिया भर से आए 50 देशों के राष्ट्राध्यक्ष शामिल होंगे। पेरिस पीस फोरम के इतर उपराष्ट्रपति कई द्विपक्षीय वार्ता भी करेंगे। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू फ्रांस की 3 दिन की यात्रा पर कल पेरिस पहुंचे, जहां उन्होंने भारतीय समुदाय को संबोधित किया। इस मौके पर उन्होंने भारतीय समुदाय से न्यू इंडिया के निर्माण में सक्रिय भागीदारी निभाने की अपील की। 3 दिन के दौरे पर पेरिस पहुंचने पर उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू का फ्रांस में भारत के राजदूत विनय मोहन क्वात्रा ने आगवानी की। प्रथम विश्व युद्ध की समाप्ति के 100 वर्ष पूरा होने पर आयोजित कार्यक्रम में शिरकत के लिए पेरिस पहुंचे उपराष्ट्रपति का भारतीय समुदाय के लोगों ने पारंपरिक तरीके से स्वागत किया। पेरिस में भारतीय समुदाय को संबोधित करते हुए उपराष्ट्रपति ने भारत और फ्रांस के बीच बेहतर रिश्तों का जिक्र किया। इस मौके पर उपराष्ट्रपति ने भारत की बढ़ती आर्थिक ताकत का और देश में जारी आर्थिक सुधारों का जिक्र करते हुए कहा कि इससे देश के विकास को गति मिली है। 0.2% is course to become a 5 trillion economy by 2025. The India story as it is unfolding today is a promising one. The economy of the world slowed down. Even our neighbor also slowed down. But India is moving fast forward. This is not what I am saying. You go through the report of World Bank,
You go through the report of World Economic Forum. You go through the report of International Monetary Fund. You go through the report of ADB, Asian Development Bank. Everybody is saying India is on the move. And India is becoming unstoppable. India is moving fast forward to transform itself into a modern 21st century inclusive economy. Towards this end, the government has taken a number of measures. The Prime Minister gave an advice. He said, reform, perform, and transform. Transform the nation. Transformation. Transformation for better living of the people. उपराष्ट्रपति ने विज्ञान, प्रौद्योगिकी, उद्योग, कृषि, कला, संस्कृति में भारतीय समुदाय के योगदान की सराहना की। साथ ही भारतीय समुदाय के लोगों से न्यू इंडिया के निर्माण में सक्रिय भागीदार बनने की अपील की। I invite you all, my dear friends, brothers and sisters, to become active partners in the creation of a new India. Today, along with suitable opportunities for investments and innovation in India, it is also an important time to connect actively with your roots. You have spread the message of India's foreign policy, the essence of which is Vasudhaiva Kutumbakam. The world is one family through your ability to adapt to French customs and laws, while at the same time preserving your distant Indianness. I appeal to all the people, please follow the rules and regulations of the country where you are residing. Follow the rules and regulations of France. You have to follow their rules, regulations and customs and systems because they have given you this shelter, the opportunity and all. उपराष्ट्रपति की इस यात्रा को लेकर पेरिस में भारतीय समुदाय के लोगों में भी खासा उत्साह देखने को मिला। Well, what we do, we spread the message of what the economic benefits, the social and the cultural improvements, and the connections with all PIOs throughout the world. This partnership, we contribute to invest in India. The Indian diaspora living in France. Now we have also intelligence and money. उपराष्ट्रपति ने अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन के जरिए से स्वच्छ ऊर्जा के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए भारत और फ्रांस के संयुक्त प्रयासों की भी सराहना की। राजकमल राव, राज्यसभा टीवी। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने पेरिस में यूनेस्को की डायरेक्टर जनरल आंद्रे अजूले से मुलाकात की। इस मुलाकात के दौरान उन्होंने 2030 तक भारत के सतत विकास के एजेंडे को प्राप्त करने के प्रयासों के बारे में उन्हें अवगत कराया। उन्होंने शिक्षा में सतत विकास के लक्ष्य को प्राप्त करने के बारे में विशेष रूप से जानकारी दी। उपराष्ट्रपति और यूनेस्को डायरेक्टर जनरल ने शिक्षा, इसके प्रबंधन और इसकी गुणवत्ता में सुधार पर नजर रखने के लिए सूचना प्रौद्योगिकी तकनीक के इस्तेमाल के बारे में भी बात की। एम वेंकैया नायडू की ये फ्रांस यात्रा इसलिए भी अहम मानी जा रही है क्योंकि दोनों देश रणनीतिक साझेदारी के 2 दशक पूरे कर रहे हैं। और अब बात करेंगे 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव से जुड़ी खबरों की। और छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव के पहले दौर के लिए आज प्रचार का आखिरी दिन है। पहले दौर की 18 सीटों के लिए आज शाम प्रचार का शोर थम जाएगा। इसके बाद उम्मीदवार घर घर जाकर मतदाताओं से संपर्क कर सकेंगे। मतदान के 48 घंटे पहले से सार्वजनिक मंचों से प्रचार प्रसार प्रतिबंधित रहेगा। इस दौर के 18 सीटों के लिए वोट अपील वाले विज्ञापन भी सिर्फ आज शाम तक ही प्रसारित किए जा सकेंगे। छत्तीसगढ़ में प्रथम चरण के तहत जिन 18 सीटों पर 12 तारीख को मतदान होना है, वहां 190 उम्मीदवार चुनाव मैदान में हैं। पहले चरण में बस्तर क्षेत्र की 12 और राजनांदगांव जिले की 6 सीटों पर मतदान होगा। राजनांदगांव से मुख्यमंत्री रमन सिंह चुनाव मैदान में हैं, जबकि दूसरे दौर की 72 सीटों के लिए 20 नवंबर को मतदान होना है। छत्तीसगढ़ में पहले दौर के लिए सभी दलों ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल जगदलपुर में पहली चुनावी रैली को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि जिस छत्तीसगढ़ को पहले की सरकारें पिछड़ा कहती थीं,
उसे बीजेपी की सरकार ने विकास की रफ्तार दी। प्रधानमंत्री ने शहरी नक्सल का जिक्र करते हुए कहा कि स्थानीय लोगों को नक्सलवाद के नाम पर गुमराह किया गया। प्रधानमंत्री ने कहा कि वो जब भी छत्तीसगढ़ आए तब नई योजनाओं के साथ आए। छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव के पहले चरण के लिए राज्य के सभी राजनीतिक दलों ने अपनी पूरी ताकत झोंक रखी है। इसी सिलसिले में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शुक्रवार को बीजेपी का प्रचार करने नक्सल पीड़ित क्षेत्र बस्तर पहुंचे। जगदलपुर में चुनावी रैली में उन्होंने कहा कि 10 साल तक केंद्र में कांग्रेस की सरकार रही, लेकिन छत्तीसगढ़ में हो रहे विकास कार्यों को अटकाने और लटकाने के भरसक प्रयास किए गए। सरकारें तो पहले भी होती थी, लेकिन इतने सारे काम क्यों नहीं होते थे? कहीं पर भी नजर डालो, कोई न कोई विकास का काम हो रहा है। इसका कारण एक ही है, पैसे पहले भी थे, योजनाएं पहले भी थी, लेकिन कारोबार बिचौलियों के हाथ में था और इसलिए नीचे कुछ पहुंचता नहीं था। हमने इन बिचौलियों को खत्म किया और रास्ता साफ कर दिया। आपके हक का आपको मिल रहा है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि वो दिन भी दूर नहीं जब छत्तीसगढ़ का भविष्य बस्तर की आर्थिक समृद्धि से जुड़ने वाला है। उन्होंने नक्सली समस्या और हाल में सुरक्षा बलों के जवानों और दूरदर्शन के कैमरामैन अच्युतानंद साहू की नक्सली हमले में शहादत को याद किया। साथ ही प्रधानमंत्री ने शहरी नक्सलियों को समर्थन के लिए कांग्रेस को आड़े हाथों लिया। चुनाव में लड़ रहे कांग्रेस का लोग जवाब दें कि आप उन अर्बन माओवादियों की रक्षा के लिए बयानबाजी करते हो। उनके खिलाफ अगर सरकार कानूनी कार्रवाई करे तो आप उनको बचाने के लिए मैदान में आते हो और यहां आकर के नक्सलवाद के खिलाफ ढूलमूल बातें करके वोट तराशते हो। छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव में 2 चरणों में मतदान होगा। राज्य में बीजेपी पिछले 15 सालों से सत्ता में है और कांग्रेस मुख्य रूप से विपक्षी दल है, लेकिन साथ ही इस बार राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री अजीत जोगी की पार्टी जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ जे ने बहुजन समाज पार्टी के साथ गठबंधन करके कई सीटों पर त्रिकोणीय मुकाबले की स्थिति पैदा कर दी है। 2013 में हुए विधानसभा चुनाव में 90 सीटों में से 49 सीटों पर बीजेपी ने और 39 सीटों पर कांग्रेस ने जीत हासिल की थी। पंचानन मिश्रा, राज्यसभा टीवी। छत्तीसगढ़ दौरे के दूसरे दिन आज कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी जगदलपुर में चुनावी रैली को संबोधित करेंगे। इससे पहले कल राहुल गांधी ने मुख्यमंत्री रमन सिंह के विधानसभा क्षेत्र राजनांदगांव में रोड शो किया। कांग्रेस ने यहां से करुणा शुक्ला को मैदान में उतारा है। राहुल गांधी ने कांकेर जिले के पंखनजोर कस्बे में रैली को संबोधित किया। उन्होंने प्रदेश की जनता से कांग्रेस के पक्ष में वोट देने की अपील की। इस मौके पर उनके निशाने पर केंद्र सरकार रही। मोदी जी आए, रमन सिंह जी आए, वायदे करते हैं 15 लाख सही दाम, ये वो वायदे नहीं पूरे किए तो फिर ये काम कांग्रेस पार्टी करके दिखाएगी। तो छत्तीसगढ़ के किसानों, आप अच्छी तरह सुनो। चुनाव के बाद आप 10 दिन गिनना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, और 10 दिन के अंदर कांग्रेस पार्टी का चीफ मिनिस्टर छत्तीसगढ़ के किसान का कर्जा माफ करके दे देगा। छत्तीसगढ़ चुनाव के लिए कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने कल पार्टी का घोषणा पत्र जारी कर दिया है। इसमें किसानों और बेरोजगारों पर जोर साफ दिखाई दिया। इसमें कई बड़े वादे किए गए हैं। पार्टी ने सत्ता में आने पर 10 दिन के भीतर किसानों का कर्ज माफ करने और बुजुर्गों के किसानों के लिए पेंशन का प्रावधान भी करने का वादा किया है। बुजुर्ग किसानों के लिए पेंशन का प्रावधान का वादा है। स्वामीनाथन कमीशन की रिपोर्ट के मुताबिक एमएसपी को लागू करने की बात कही गई है। इसके अलावा बिजली की दरें आधी करने, शहरी क्षेत्रों में रह रहे लोगों के लिए घर और ग्रामीण क्षेत्रों में रह रहे लोगों के लिए जमीन का वादा किया गया है। महिला सुरक्षा, अल्पसंख्यक समुदायों और उनके हितों के लिए सुरक्षा का वादा किया गया है।
युवाओं को बताना चाहते हैं कि इसमें आपके भविष्य का, आपके फ्यूचर की थिंकिंग और प्लानिंग है, किसानों की फ्यूचर की थिंकिंग और प्लानिंग है, और ये आपके ज्ञान से हमने किया है। तो हम आपको भी धन्यवाद करना चाहते हैं कि आपने अपना ज्ञान, अपनी नॉलेज कांग्रेस पार्टी को दी, और हमने ये मैनिफेस्टो आपकी मदद से हमने ये बनाया। छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव को लेकर बीजेपी भी आज अपना घोषणा पत्र जारी करेगी। पार्टी अध्यक्ष अमित शाह आज सुबह 11 बजे रायपुर में पार्टी का संकल्प पत्र जारी करेंगे। इसके अलावा बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह आज राज्य में एक जनसभा को संबोधित करने के अलावा राजनांदगांव में रोड शो भी करेंगे। और आइए सीधा फिलहाल रायपुर चलेंगे, जहां मौजूद है हमारे संवाददाता नविक्रम सिंह। नविक्रम, आज का दिन कई मायनों में खास है क्योंकि आज पहले दौर के प्रचार के लिए आखिरी दिन है। अभी हमने बताया कि राहुल गांधी आज रैलियां करने वाले हैं। इसके अलावा माना जाए कि कई बड़े नामों की झड़ी लगेगी तमाम बड़ी पार्टियों की तरफ से। बिल्कुल प्रीति, आज जो प्रचार का आखिरी दिन है, ऐसे में दोनों पार्टियां बीजेपी कांग्रेस, साथ में ही जो छत्तीसगढ़ जनता कांग्रेस का जो गठबंधन है सीपीआई बीएसपी से, ये जो तीनों पार्टियां हैं ये अपनी पूरी ताकत झोंक देना चाह रही हैं आज, क्योंकि शाम तक जो प्रचार का शोर है वो थम जाएगा, जो चुनावी सभाएं हैं वो रुक जाएंगी। ऐसे में जो केंद्रीय नेतृत्व है, चाहे वो बीजेपी की तरफ से हो, बीजेपी से खबर है कि सुषमा स्वराज मंत्री और इसके अलावा पार्टी अध्यक्ष अमित शाह यहां पर रहेंगे आज। और कांग्रेस में राहुल गांधी जो आज 3 रैलियां राहुल गांधी करेंगे। मैं आपको बता दूं, जगदलपुर में एक रैली होगी, उसके अलावा कोंडागांव में एक रैली है और चारामा में एक रैली है। तो कुल मिलाकर आज का पूरा दिन जो है पूरे बस्तर संभाग में और राजनांदगांव में सियासी शोरगुल वाला रहने वाला है। और प्रीति, एक और बात आपको बताना चाहूंगा कि जिस तरीके से एन चुनाव से पहले यहां समीकरण, जो सियासी समीकरण बदल रहे हैं, जैसे अजीत जोगी एक तरह से कांग्रेस के वोट कटवा पार्टी के तौर पर देखा जा रहा था छत्तीसगढ़ जनता कांग्रेस को, इसी तरीके से कांग्रेस ने आखिरी वक्त दाव खेला। जो सतनामी जो समाज के धर्मगुरु हैं, सतनामी समाज की यहां पर बड़ी आबादी है, करीब 10% से ज्यादा आबादी है, उन्हें अपने पाले में ले लिया। ऐसे में जो चुनावी समीकरण है वो पूरी तरीके से दिन ब दिन बदल रहे हैं। और पार्टियों की सबसे बड़ी कोशिश ये है कि अपने पार्टी चिन्ह को, हाथ के पंजे को या कमल के फूल को, क्योंकि बस्तर के मतदाताओं के जहन में वो रहे, इसलिए पार्टी का जो चिन्ह है वो दूर दराज के इलाकों तक पहुंचे। इसीलिए यहाँ पर आप देखेंगी तो पंजा छाप प्रचार या कमल निशान, इस तरीके से प्रचार होता है। बिल्कुल, यानी आज तमाम चुनावी गतिविधियां, सरगर्मियां पूरे दिन जारी रहेंगी। और इन सब के अलावा आज 11 बजे बीजेपी भी अपना घोषणा पत्र जारी कर सकती है, इसकी पूरी संभावना है। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया नविक्रम इस तमाम अपडेट को हम तक पहुंचाने के लिए आपका। और आरएसटीवी वोट यात्रा में हमारे संवाददाता नविक्रम सिंह पहुंचे बस्तर संभाग के कोंडागांव। शिल्पकारों की नगरी और बस्तर आर्ट के लिए पूरी दुनिया में ख्याति प्राप्त इस क्षेत्र में सियासी सरगर्मियां बढ़ गई हैं। आइए आपको दिखाते हैं यहाँ के मतदाताओं के मुद्दे और उनकी राय। कोंडागांव जो इलाका अपनी बेल मेटल आर्ट के लिए दुनिया भर में मशहूर है, साथ ही वहां जानेंगे युवाओं के मुद्दे, साथ ही जो नायाब कारीगर हैं उनकी क्या मांगे हैं। तो आइए सफर करते हैं कोंडागांव का। डोकरा आर्ट जैसी कलाकृतियों के लिए पूरी दुनिया में पहचान बना चुके कोंडागांव बस्तर संभाग में नया जिला है। यहां धातु को पिघलाकर नायाब शिल्पकारी की जाती है। इस कला के प्रमाण मोहनजोदाड़ो और हड़प्पा काल में भी मिलते हैं।
दुनिया भर में बशर्ते इस कला को पहचान मिली है, लेकिन यहाँ के शिल्पकारों को उचित कीमत न मिलने के चलते निराशा है और वो इस चुनाव में बेहतर मेहनताना का मुद्दा उठा रहे हैं। जब आदमी को जरूरत होती है उस टाइम मदद मिले तो कुछ हो सके। और बाकी क्या है, अभी जैसे फेस्टिवल है, सामने दीपावली है, इस टाइम ज्यादा से ज्यादा खरीदी करना चाहिए ताकि शिल्पकार अपना सामान बेच के अच्छे से मतलब दीपावली मना पाए। फिर हमारा लकड़ी का रेट ऐसी बढ़ गया है सर, बेल मेटल का भी ऐसी बढ़ गया है। 300 रुपया लकड़ी का है और फिर 300 बेल मेटल का है। अगर मोम का होता है 200 रुपया, तो हमारा कम में कुछ फायदा नहीं होता। जो सरकार को जब हमने दिए थे वो चीज भी सरकार के पास हुआ ही नहीं है। जो बोलते सामने वाले लोग वो बोलते हैं कि हो जाएगा, लेकिन बोलते नहीं, करते नहीं है। हालांकि इलाके में की गई विकास की तमाम पहलों से यहाँ के लोग संतुष्ट भी नजर आ रहे हैं। कोंडागांव में महिला मतदाताओं की तादाद पुरुषों के मुकाबले ज्यादा है। ऐसे में स्वच्छ भारत अभियान के तहत शौचालय का निर्माण हो या प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत मिला लाभ हो, महिलाओं में मौजूदा सरकार के खिलाफ नाराजगी नहीं है। महिलाओं के लिए बहुत कुछ किए हैं। उज्ज्वल योजना में घर घर क्या बोलते हैं चूल्हा वितरण हुई है और घर घर महिलाओं के लिए टॉयलेट, हमारे बीजेपी सरकार ने महिलाओं के लिए बहुत कुछ सोचे हैं। जो पहले महिलाएं सुबह उठ के एक डिब्बा पकड़ के जंगल में जाना पड़ता था, उसके लिए हमें बहुत कुछ परेशानी उठाना पड़ती थी। और आज हमारे मोदी सरकार ने हम महिलाओं के लिए बहुत कुछ सोचे हैं। महिलाओं को बाहर जाने की जरूरत नहीं है, घर पे टॉयलेट बना हुआ है और हम घर पे आराम से यूज कर रहे हैं और घर घर टॉयलेट वितरण हुई है। कोंडागांव जिले में 2 विधानसभा कोंडागांव और केशकाल सीटें हैं। साथ ही नारायणपुर का भी कुछ हिस्सा कोंडागांव जिले के तहत आता है। जिले में करीब 4.25 लाख मतदाता हैं। चुनाव आयोग की कोशिश है कि मतदान प्रतिशत को बढ़ाया जा सके। लोगों को मतदान के दिन मतदान केंद्र तक पहुंचने के लिए, उनको जागरूक करने के लिए अलग अलग प्रकार के उपाय किए जा रहे हैं। इसमें मुख्य रूप से हमारे जिले में लगभग 40,000 महिलाएं समूह के साथ जुड़ी हुई है। तो हमने स्वीप के अंतर्गत उन्हें एक तो इस कार्यक्रम के साथ सीधा जोड़ा हुआ है। कोंडागांव में कुछ इलाके नक्सल प्रभावित भी हैं, जिसके चलते सुरक्षा के भी पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। RSTV वोट यात्रा में कोंडागांव से इतना ही। केशकाल की घाटियों को पार करने के बाद अब हम पहुंच रहे हैं कांकेर। वहां के लोगों से जानेंगे उनके मुद्दे और उनकी राय। वहीं बात करें मध्य प्रदेश की, तो वहां विधानसभा चुनाव के लिए नामांकन का काम पूरा हो गया है। नामांकन पत्रों की जांच 12 नवंबर को होगी। 14 नवंबर तक उम्मीदवार नाम वापस ले सकेंगे। राज्य में चुनाव प्रचार भी जोर पकड़ने लगा है। यहाँ मुख्य मुकाबला सत्तारूढ़ बीजेपी और कांग्रेस के बीच है। दोनों ही पार्टियां मतदाताओं को अपने पक्ष में करने में लगी हैं। राज्य में 28 नवंबर को मतदान होना है और वोटों की गिनती 11 दिसंबर को होगी। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और बीजेपी के वरिष्ठ नेता बाबूलाल गौर गोविंदपुरा सीट से 10 बार विधायक रह चुके हैं। इस बार उनकी बहू कृष्णा गौर को गोविंदपुरा से टिकट दिया गया है। कृष्णा इससे पहले भोपाल की महापौर रह चुकी हैं। राज्य के चुनावी समर पर बाबूलाल गौर से बात की हमारे संवाददाता मोहम्मद फातेह टीपू ने। आप चूंकि पार्टी के पुराने सिपाही रहे हैं, समर्पित कार्यकर्ता रहे हैं, क्यों इतना लंबा संघर्ष करना पड़ा आपको? नहीं, ये सीट 40-45 साल से बीजेपी के गढ़ बन गई और यहाँ की जो जनता कार्यकर्ता हैं वो एक प्रकार से समर्पित हैं बीजेपी के फूल के ऊपर। तो हर बड़ा नेता की गोविंदपुरा की तरफ नजर रहती है और हर को मांगने का अधिकार है। सर, आप ये बताएं कि गोविंदपुरा सीट एक ऐसी सीट है कि पिछले चुनावों की अगर हम बात करते हैं तो सबसे पहले इस सीट का ऐलान किया जाता था उम्मीदवार को लेके, लेकिन आज इतना आखिर में ऐलान किया जा रहा है, क्या वजह है इसकी? जहाँ पर ज़्यादा डिमांड होती है, ज़्यादा उम्मीदवारों का होता है। अब इंदौर की क्यों हुई देर में, भोपाल की क्यों हुई, कुछ कॉम्प्लिकेटेड जगह होती और उसमें बहुत बड़े लोग खड़े होते हैं
मांगने वाले कोई साधारण नहीं, तो इसलिए वहाँ पर विचार बहुत गहराई से करना पड़ता है। आपके साथ काम कर चुके पूर्व पीडब्ल्यूडी मंत्री सरताज सिंह कांग्रेस में शामिल हो गए हैं। आपको लगता है कि इस तरह की जो पार्टी जिन सिद्धांतों के तहत आगे बढ़ी थी तो उसको क्या बरकरार रख पा रही है? नहीं, मैं किसी पे कमेंट नहीं करता, ये उनका व्यक्तिगत निर्णय है। वहीं मिजोरम विधानसभा चुनाव के लिए भी नामांकन पत्र भरने का काम पूरा हो गया। 28 नवंबर को होने वाले चुनाव के लिए नामांकन पत्रों की जांच 12 नवंबर को होगी। 14 नवंबर तक उम्मीदवार अपना नाम वापस ले सकेंगे। 40 निर्वाचन क्षेत्रों के लिए 28 नवंबर को वोट डाले जाएंगे। वहीं चुनाव आयोग ने शुक्रवार को 5 चुनावी राज्यों में 12 नवंबर से 7 दिसंबर तक एग्जिट पोल कराने पर पाबंदी लगा दी है। चुनाव आयोग की ओर से जारी अधिसूचना में कहा गया है कि 12 नवंबर को सुबह 7 बजे से 7 दिसंबर को शाम 5:30 बजे तक एग्जिट पोल करने और प्रिंट या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया या किसी भी अन्य तरीके से एग्जिट पोल के प्रकाशन या प्रसारित करने पर पाबंदी होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अगले हफ्ते मालदीव के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति इब्राहिम मोहम्मद सालेह के शपथ ग्रहण समारोह में शिरकत करेंगे। प्रधानमंत्री ने शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होने का न्योता स्वीकार कर लिया है। इब्राहिम मोहम्मद सालेह 17 नवंबर को मालदीव के राष्ट्रपति पद की शपथ लेंगे। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रवीश कुमार ने ये जानकारी दी है। उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री 14 से 15 नवंबर को पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेने के लिए सिंगापुर की भी यात्रा करेंगे। वहीं श्रीलंका में पिछले 2 हफ्तों से चल रहा राजनीतिक संकट और ज्यादा गहरा गया है। शुक्रवार को राष्ट्रपति मैत्रीपाल सिरिसेना ने संसद भंग कर दी और 5 जनवरी को चुनाव की घोषणा कर दी। माना जा रहा है कि राष्ट्रपति ने ऐसा तब किया जब उन्हें विश्वास हो गया कि प्रधानमंत्री महिंदा राजपक्षे को संसद में बहुमत नहीं मिल सकेगा। शुक्रवार रात जारी घोषणा के मुताबिक उम्मीदवार 19 नवंबर से 26 तारीख तक नामांकन दाखिल कर सकते हैं। चुनाव 5 जनवरी को कराए जाएंगे। नतीजे आने के बाद 17 जनवरी को सदन की बैठक होगी। वहीं खेलों में बात महिला क्रिकेट की। आईसीसी महिला वर्ल्ड T20 टूर्नामेंट में टीम इंडिया ने जीत के साथ अपने सफर की शुरुआत की है। भारत ने न्यूजीलैंड को 34 रनों से मात देकर पहली जीत दर्ज की। मैच में भारतीय कप्तान हरमनप्रीत कौर ने इतिहास रचते हुए शतकीय पारी खेली। वो T20 मैच में शतक लगाने वाली पहली भारतीय महिला खिलाड़ी बन गई हैं। टीम इंडिया ने पहले बल्लेबाजी करते हुए न्यूजीलैंड को 195 रनों का लक्ष्य दिया था। हरमनप्रीत ने 51 गेंदों में 7 चौके और 8 छक्कों की मदद से 103 रन बनाए। 195 रनों का लक्ष्य पाने उतरी न्यूजीलैंड की टीम 20 ओवरों में 9 विकेट के नुकसान पर केवल 160 रन ही बना पाई। और इसी के साथ फिलहाल सुबह 9 बजे की खबरों में मेरे साथ इतना ही। ब्रेक के बाद आगे विशेष में देखिए प्रथम विश्व युद्ध में भारतीय सेना। नमस्कार।